Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so. You all are fine. Today we continue our previous topic, branches of chemistry. These are the main 8 branches of chemistry. In previous video, I tell you about what is physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. But in this video, I covered the remaining these branches of chemistry. Which one is biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. ओके स्टूडेंट्स, फिर आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ। तो बच्चों, जो ऐसी केमिस्ट्री जो लाइफ से रिलेटेड होती है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब लाइफ से क्या मुराद होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमंस होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, जो भी उनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं। अब मेन उसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म उनको कहते हैं जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है या फैट बन रही है, उन सब की स्टडी को भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ प्लांट की। अब जो हमारे पास एक प्लांट है वो अपनी खुराक बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, हीट लेता है, एनर्जी लेता है और बाद में वो ग्लूकोज बना देता है। बाद में वो फिर ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है उसमें। अब हमें पता चला, अगर हम डेफिनेशन देखें, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ये किसके अंदर हो रहा था? ये प्लांट के अंदर हो रहा था। अब प्लांट के अंदर ये रिएक्शन होता है। सो ऐसा रिएक्शन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाए और उसके नतीजे में कोई कंपाउंड बन रहा हो। अब क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है जो कि प्लांट यूटिलाइज करता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। अब मैं ग्लूकोज को आगे लेके चले जाता हूँ। अब ग्लूकोज की कंपोजिशन तो ये हो गई कि वो किससे मिलके बना हुआ है? 6 कार्बन से, 12 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन से और 6 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसमें 6 कार्बन आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और आगे से फिर इसमें ये कंपाउंड्स अटैच हो जाते हैं। अब इसका मेन आ गया स्ट्रक्चर कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आपका फर्स्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोजिशन किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, केमिकल रिएक्शंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अब हमें पता भी है कि ये जो केमिकल रिएक्शन सारा हुआ है ये किस में पाया गया है? एक प्लांट के अंदर, एंड प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब जो साइंटिस्ट थे बायोकेमिस्ट्री में, उन्होंने ये भी स्टडी किया कि हम फूड से कैसे एनर्जी हासिल करते हैं, और इसके अलावा जब कोई डिजीज़ ह्यूमन बॉडीज़ में हो जाए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाए, वो ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो, तो उसके नतीजे में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होते हैं या जो बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आ रही होती हैं उनको भी उन्होंने स्टडी किया। तो ये सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया गया। बायोकेमिस्ट्री की जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो मेडिसिन में होती हैं, फूड साइंस में होती हैं और एग्रीकल्चर में होती हैं। अब एग्रीकल्चर में क्या है कि जो हम प्लांट से मैक्सिमम आउटपुट, इट्स मीन कि मैक्सिमम फूड कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कि वो कम फसल हो तो उससे ज़्यादा फ्रूट कैसे आए, तो इन सब की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जब हम कमर्शियल स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे जब हम केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। अब जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनमें आपका अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे आ जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमोनिया के। जो
कमर्शियल स्केल पे बनाया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि वो नाइट्रोजन लेते हैं, उसमें फिर हाइड्रोजन ऐड करते हैं और फिर जाके वो अमोनिया बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम कैटलिस्ट। ये आपका एक इंडस्ट्रियल स्केल पे जाके अमोनिया बनता है। अब इसी तरीके से जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और इसके अलावा जितने भी बाकी हैं, ऑक्सीजन आ गया आपके पास, क्लोरीन आ गई, जो भी सारा जो दूसरे केमिकल्स हैं वो उनके भी एक स्पेसिफिक वे होता है उनको मैन्युफैक्चर करने का, जिस तरीके से अमोनिया का है। अब ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। अब जो आपका अमोनिया है ये मैक्सिमम इसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पे, ताकि जो आपके फसलें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें, फ्रूट बना सकें। इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं फ्रॉम क्रॉप्स। तो ये सारी स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो को और न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी होती है कि खुद ब खुद जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट खत्म होना शुरू हो जाता है। कैसे खत्म होना शुरू हो जाता है? उसके अंदर से रेडिएशन जब इमिट होना शुरू हो जाती है तो वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाता है। इसकी डेफिनेशन में मेन आ जाएगा स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका रेडियो एक्टिविटी। जो मेन रेडियो एक्टिविटी है, एक एटॉमिक न्यूक्लियाई है, फॉर एग्जांपल एक ये न्यूक्लिया एटॉमिक न्यूक्लियाई है। अब ये स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ही एनर्जी इमिट करेगा, उसको हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, और एनर्जी इमिट करने की वजह से अपनी रेडिएशन जब वो इमिट कर रहा होगा तो उसके पार्टिकल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। पहले उसका ये साइज था, अब ये साइज होगा। तो इसी तरीके से वो अपनी एनर्जी को इमिट करता रहेगा ताकि वो डिसइंटीग्रेट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। तो डिसइंटीग्रेट करने के लिए वो अपनी एनर्जी वो खारिज करता रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। अब न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं? अब न्यूक्लियर प्रोसेस में आपके पास मेन दो रिएक्शन आ जाते हैं, या दो कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर फियन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन भी हम इसी में स्टडी करते हैं। अब फियन निकला फ्यूज, फ्यूज मतलब कंबाइन। अब जब इसमें स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं तो एक बिग न्यूक्लियाई बन जाता है। और फिशन ब्रेक डाउन, जब एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होता है स्मॉल न्यूक्लियाई में तब एनर्जी इमिट होती है। अब इन दोनों रिएक्शन में ह्यूज अमाउंट में एनर्जी इमिट हो रही होती है। अब जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ज़्यादातर है रेडियोथेरेपी के अंदर। अब जो रेडियोथेरेपी है वो मेनली ट्रीटमेंट के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो ट्यूमर होती है किसी भी बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये एक हम ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है और ट्यूमर है इसके बाजू पे। अब क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी जो रेडियोथेरेपी है उसमें क्या किया जाता है, रेडिएशंस इसी पॉइंट पे फेंकी जाएंगी ताकि वो जो ट्यूमर है उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और इसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। अब उसमें मेन हम न्यूक्लियर फिशन को यूज़ करते हैं ताकि एक बिग न्यूक्लियाई हम यूरेनियम लेते हैं, वो आगे से ब्रेक डाउन हो जाता है अपने डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाती है। और इसके न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए हम मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। बट इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसके अंदर से रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी मेन कह सकते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं। ये सारी स्टडी जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करें कि एक न्यूक्लियाई कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन, और न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होते हैं, उसके मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम मेन स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट्स आते हैं।
इन सब की स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब जो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, वो ये मेन 4 कंपोनेंट्स हैं: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है मेन क्रस्ट और मेंटल, जो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राउंड है, ज़मीन है। अब इसके नीचे जो आपके पास क्रस्ट या मेंटल होता है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। आप मेनली कह सकते हैं कि ज़मीन को ही हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं। इसके अलावा जो ये जो वाटर होता है वो आपका हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये हाइड्रोस्फेयर मतलब जो वाटर की स्टडी होगी वो आपकी हाइड्रोस्फेयर कहलाएगी। और एटमोस्फेयर फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, और इसके इर्द गिर्द जो गैसेस का इन्वेलप है या जो हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो आपकी एटमोस्फेयर में आ जाएगी। और बायोस्फेयर कोई भी अर्थ का हर वो पार्ट जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए, वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, व्हाटएवर कोई भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर में आ जाएगा। उसके अंदर बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, तो ये आपकी बायोस्फीयर में आ जाएगी। जो कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, इनकी स्टडी और ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, फॉर एग्जांपल अब हमने ये ले ली हैं, वुड्स ले रही हैं, अब इनको हमने बर्न किया है, इसकी वजह से जो स्मोक आएगा जो हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रहा होगा, तो वो भी आपका जो इफेक्ट आ रहा है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। हम कोई वुड जला रहे हैं, या कोई जब कोयला जलाते हैं, या पेट्रोल जलाते हैं, या जो गार्बेज है उसको ज़मीन में बरीड कर देते हैं, दफन कर देते हैं, या गार्बेज को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसकी वजह से जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल पे इफेक्ट आ रहा होता है, वो सारी स्टडी भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगी। क्योंकि जो इन्वायरमेंटल है मेन, जो हमारे माहौल के रिलेटेड केमिस्ट्री होगी उसको हम कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry deals with the separation and analysis of a sample to identify its component. अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मेन हम इन दो चीज़ को स्टडी करते हैं कि हम सेपरेट क्या कर रहे हैं, और सेपरेट करने के बाद उसके अंदर आइडेंटिफाई करना है वो क्या चीज़ हमने सेपरेट की है। मिसाल के तौर पे मेरे पास है एक बीकर कह लें आप, या कोई एक बाउल कह लें, उसके अंदर मेरे पास एक मिक्सचर है, ये वाटर है और ये सारा वाटर है, और इसके अंदर अनडिजॉल्व पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये मेरे पास अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं। अब मैंने क्या करना है, इन अनडिजॉल्व पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोई मलमल का कपड़ा ले लूँगा, क्योंकि ये विजिबल है, तो उसके ज़रिए मैं इसको स्टेन कर लूँगा। तो बीकर में कह लें आप मेरे पास वाटर आ जाएगा, और जो मेरे पास कपड़ा होगा उसके अंदर ये मेरे पास पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब क्या मैं आइडेंटिफाई करूँ यार ये पार्टिकल्स है किसके, तो अब ये जो पार्टिकल्स होंगे ये मुझे पता चला ये पार्टिकल्स तो सैंड के हैं, तो इट्स मीन जो मेरे पास सोल्यूशन था वो किसका था, वाटर और सैंड का सोल्यूशन था। तो अब मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। ये सारा कुछ क्या होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेशन की, एक मिक्सचर था उसमें से हमने उसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद फिर हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये है क्या। Identification and separation. Firstly, we separate the sand from water. हमने सैंड को सेपरेट किया, देन आइडेंटिफाई इट, फिर हम उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि मेरे पास, अब ये देखें, ये मेरे पास है सारे मार्कर्स। फॉर एग्जांपल दिस वन इज माई मिक्सचर, बट दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन। ये अलग दिखता है बाकियों से, क्यों, ये एक पेन है। अब जब मैं इसको सेपरेट किया, अब मैंने इसको सेपरेट करके ऑब्जर्व किया ये क्या है, तो मुझे पता चला ये तो पेन है एज कम्पेयर टू दिस ये मार्कर्स है। अब ये जो सेपरेशन होगी ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगी। पहले सेपरेट किया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया, ये क्या है, एक पेन है। कौन सा पेन है, रेड पेन है। कितने पेन है, एक पेन है। तो ये सारा कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। अब जो आपकी एनालिसिस होती है वो मेनली 2 तरह की होती है। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इनके नाम से पता चला है, क्वालिटी जो क्वालिटी को बताएं कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, एंड क्वांटिटी जो क्वांटिटी अमाउंट बताएं कितनी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, जो मेनली सब्सटेंस को बताता है कि ये है क्या। वही फिर आपको एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास, हमारे पास था वाटर, एंड ये हमारे पास थी सैंड। हमने क्या किया,
सेपरेशन की वाटर हमारा सेपरेट हो गया और जो हमारा अनडिजॉल्व पार्टिकल्स था उसको भी हमने सेपरेट कर लिया। अब क्वालिटी क्या होगी, जब मैं इसको एनालिसिस करूं मुझे पता चले कि ये क्या था, मुझे पता चला ये क्या था, सैंड था, तो ये मैंने क्वालिटी बता दी कि ये क्या थे, सैंड के पार्टिकल्स थे। तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, मैंने क्या किया, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वांटिटी क्या होगी, मैं इसको मेजर करूं कितने थे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गए थे 5 ग्राम सैंड, कितनी 5 ग्राम, जो मेरे पास अमाउंट आई 5 ग्राम, जो मेरे पास अमाउंट आई वो क्या बता रही है, क्वांटिटी बता रही है, अमाउंट बता रही है किसी भी सब्सटेंस की। सो ये सारा कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे पहले हमने सेपरेट करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है। आपकी दो तरह के एनालिसिस आ जाते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका सब्सटेंस मेन है क्या, और क्वांटिटी के अंदर वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे ये मैंने एग्जांपल ली थी जिसमें सैंड वाटर सेपरेशन की, वाटर सेपरेट हो गया, जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स थे वो हमने सेपरेट किए, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि वो क्या था, एक सैंड था। जो मुझे पता चला ये सैंड था, लेकिन मुझे अमाउंट का नहीं पता, हालांकि मैं कि ये सैंड है, तो ये क्या होगी, क्वालिटी होगी, इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। अब क्वांटिटी कितनी सैंड है, 5 ग्राम सैंड थी, ये मेरे पास अमाउंट जो बता रहा है वो मेरे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि बुक से आपने कितना कितना याद करना है। अब जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, एंड इसके अलावा ये यहाँ से इसका स्कोप आ जाएगा, इधर आप हेडिंग लिख लें स्कोप की। अब आपने ये सारा स्कोप आ जाएगा, क्योंकि बैक पे आपका क्वेश्चन भी है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो आपने उसमें ये आंसर दे देना। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और इसके अलावा कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप किसी भी की भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोई 2-3 एग्जांपल्स आप इसकी दे दें। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है, एंड इसके अलावा ये एप्लीकेशन, इसकी ये हेडिंग आपने देनी है, और ये इसकी एप्लीकेशन आपने बता देनी है कि ये रेडियोथेरेपी में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के आपने ये फर्स्ट 2 लाइंस करनी है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपने ये फर्स्ट 2 लाइंस हेडिंग्स हो जाएंगी। फिर आप इसमें हेडिंग्स दे दें टाइप्स ऑफ एनालिसिस, इधर आप दे हेडिंग टाइप्स ऑफ एनालिसिस। फिर आप उसमें ये बता दें देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस की हेडिंग देनी है, फिर उसमें आपने बता देना है प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये आप लिख दें जो हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी बताता है। फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें आपने बता देना है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल, कि सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अमाउंट क्या होगी। जिस तरह मैंने आपको सैंड का बताया था उसका वेट वगैरह, वो सारे इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।